नजर BTV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने मुसलमानों को महज धोखा दिया, अलीगढ़ के चुनावी रैली में मोदी का इल्जाम। मोदी के वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुल्क को संगीन नतायज भुगतने होंगे, मरकजी वजीर पी चिदम्बरम का मुल्क को इंतबाह। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में अमित शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज, बीजेपी लीडर के इश्तिहाल अंगेजी का इलेक्शन कमीशन ने भी लिया नोट। पहली मरतबा मुजफ्फरनगर पहुंचे मुलायम सिंह ने फसादात को बताया अफसोसनाक, साथ ही तीसरे महाज से वज़ीर-ए-आज़म बनने का किया दावा। और मुस्लिम मजलिस मुशावरत ने मल्होत्रा को रवाना की लीगल नोटिस, बीजेपी लीडर ने जामिया नगर और बटला हाउस को बताया था दहशतगर्दों की पनाहगाहें। तो सबसे पहले आज की बड़ी खबर। बीजेपी की वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर मुसलमानों को धोखा देने का इल्जाम आयद किया। मोदी ने सोनिया गांधी और मुलायम सिंह से भी फिरकावाराना फसादात का हिसाब तलब किया। नरेंद्र मोदी ने आज अलीगढ़ में इंतखाबी रैली से खिताब किया। अलीगढ़ की इंतखाबी रैली में नरेंद्र मोदी का नया रूप सामने आया। अलीगढ़ के स्टेज से मोदी ने मुसलमानों की मुआशी पसमानदगी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार करार दिया और अक़लियतों के लिए बनाए गए 15 नुकाती प्रोग्राम को छलावे से ताबीर किया। उन्होंने भाषण दिया कि हमने माइनॉरिटी के कल्याण के लिए 15 पॉइंट प्रोग्राम बनाया था। भाइयों बहनों, ये जनता को कैसा धोखा देते हैं, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। अभी ये देश में उन्होंने मुस्लिम बहुल 90 जिले चुने थे और उनके विकास के लिए विशेष योजना बनाई थी। उसमें 3 जिले उत्तर प्रदेश के भी थे, 15 जिले उत्तर प्रदेश, 15 जिले उत्तर प्रदेश के। और एक एमपी ने पार्लियामेंट में सवाल पूछा कि 15 पॉइंट प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के गरीब मुसलमानों को क्या लाभ मिला, उसकी जानकारी दो। भाइयों बहनों, ये दिल्ली में बैठी हुई मैडम सोनिया जी, आपकी सरकार ने जवाब दिया है पिछले 1 साल में 1 रुपया खर्च नहीं किया है। ये धोखा कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं, लेकिन आपकी भलाई के लिए उनके पास कोई काम नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ में शामिल मोदी ने शहरी इलाकों में बसे मुसलमानों की पसमानदगी का जिक्र करते हुए यूपी बिहार में इनके हालत जार पर आंसू बहाए, लेकिन साथ ही गुजरात में मुसलमानों की तरक्की का राग अलापना भी नहीं भूले। इसके साथ ही मोदी ने फिरकावाराना फसादात का सालाना रिकॉर्ड पेश करके सोनिया गांधी और मुलायम सिंह को कटघरे में खड़ा किया। मैडम सोनिया जी, आपके नाक के नीचे करीब 700 दंगे हुए हैं, 700 दंगे 1 साल में, और उसमें 250 दंगे अकेले उत्तर प्रदेश में नेताजी आपके नाक के नीचे हुए। मोदी ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर खूब भड़ास निकाली। बीजेपी लीडर के मुताबिक ये पार्टियां अब इख्तियार में रहने का अखलाकी जवाब खो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, PTV न्यूज। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जिला इंतजामिया ने इश्तिहाल अंगेज तकरीर के मामले में एक मुकदमा दर्ज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन अब गुजरात बीजेपी के लीडर अमित शाह के मुतनाज़े बयान की छानबीन कर रहा है। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन हुक्काम ने अमित शाह के मुतनाज़े बयान की CD और से मुतल्लिक़ बिजनौर जिला इलेक्शन अफसर की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भेज दी है। उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल अफसर ने 5 अप्रैल को बिजनौर में अमित शाह के मुतनाज़े तकरीर का अज़ खुद नोटिस लेते हुए जिला इलेक्शन अफसर से अमित शाह के रिमार्क्स की CD और से मुतल्लिक़ तफसीली रिपोर्ट तलब की थी। अमित शाह के इन बयानात पर कांग्रेस ने अमित शाह की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है।
संबंध में बिजनौर, मुजफ्फरनगर और शामली, ये 3 जगहों से रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इसमें बताया गया है कि बिजनौर में आईपीसी की धारा 153A के अंतर्गत एवं आरपी एक्ट की धारा 125 के अंतर्गत जो इसमें एफआईआर दर्ज किया गया और अन्य मामलों में जो डिटेल है वो भेजा गया और उन रिपोर्ट्स को कमीशन को मेरे द्वारा भेज दिया गया। सर, हम इस का ये बयान कितना मानते हैं? देखिए, जो भाषण में जो कुछ अंश हैं जिनमें एक मुद्दा उठा था कि वो मॉडल कोड का उसका वायलेशन है। जहां तक बिजनौर की जहां तक बात है, उसमें जो अंश थे उसके आधार पे वहां पे उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया। अन्य मामलों में उनके द्वारा एक रिपोर्ट भेजी गई है। अमित शाह के द्वारा एक मीटिंग की गई थी भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ। उस मीटिंग की परमिशन पार्टी के द्वारा ली गई थी, परंतु उस मीटिंग में अमित शाह के द्वारा भड़काऊ भाषण दिए गए थे, जिसके उपलक्ष्य में थाना कोतवाली नगर में एक मुकदमा दर्ज किया गया है 453/14, धारा 153A और 125 जनप्रतिनिधि जो अधिनियम का प्रकरण यही है। इसकी विवेचना की जा रही है। किसके द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया? ये एसडीएम सदर महोदय के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है। मरकजी वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी मुल्क के वजीर आजम बन जाते हैं तो उसके संगीन नताइज बरामद होंगे। चिदम्बरम ने कहा कि 2002 के कत्लेआम के लिए भी मोदी जिम्मेदार है। चिदम्बरम का मोदी पर यह रिमार्क अब तक का सख्त तरीन रिमार्क करार दिया जा रहा है। मरकजी वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर शदीद नुक्ताचीनी की है। चिदम्बरम ने कहा है कि अगर मोदी मुल्क के वजीर आजम बन जाते हैं तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। चिदम्बरम ने मोदी पर यह भी इल्जाम लगाया है कि उन्होंने बीजेपी को यरगमाल बना लिया है। उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल से बीजेपी को मुस्तकबिल में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मरकजी वजीर खजाना ने बीजेपी के सीनियर लीडर LK आडवाणी के हवाले से कहा कि खुद बीजेपी के सीनियर लीडरान भी मोदी को एक कामयाब इवेंट मैनेजर का लक़ब दे चुके हैं। A man who is singularly unrepentant about what happened in 2002 has a deep character flaw. In fact, I think Mr. Advani correctly described him yesterday as a successful event manager. What happened in Kodra and in other parts of Gujarat in 2002 is an event that was staged and managed by the BJP and the BJP government in Gujarat, of which he was the chief minister. I think the Economist is spot on. I think there are very serious consequences if Mr. Narendra Modi, with his stated positions, with his character flaws, becomes Prime Minister. तमिलनाडु की वजीर आला जयललिता को निशाना बनाते हुए कांग्रेस के सीनियर रहनुमा ने AIADMK को भी बीजेपी की बी टीम करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जयललिता के नजरियात में मुमासलत पाई जाती है। Everybody knows her close political relationship with Narendra Modi. They attended each other's swearing in. Many of her views are right-wing views which mirror the BJP's views on issues like Setu Samutram, on issues like Kar Seva, on issues like building a at the spot where the Babri Masjid was demolished. Her views are exactly the same as the BJP's. साबिक वजीर खजाना और बीजेपी के सीनियर रहनुमा यशवंत सिन्हा की तनकीदों का जवाब देते हुए चिदम्बरम ने कहा कि सन 2004 से सन 2008 के दौरान जब वो मुल्क के वजीर खजाना थे, उस वक्त मुल्क की इक्तिसादी तरक्की की शरह 9% थी। उन्होंने खुद को यशवंत सिन्हा के मुकाबला एक बेहतरीन वजीर खजाना करार देते हुए कहा कि दिसंबर 2008 से जुलाई 2012 के दरमियान वो वजीर खजाना नहीं थे और बदकिस्मती से उन्हें खराब इक्तिसादी सूरत हाल वर्षे में मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज।
समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव ने मुजफ्फरनगर फसादात पर अफसोस का इजहार किया। फसादात के बाद पहली बार मुजफ्फरनगर का दौरा करते हुए मुलायम सिंह ने एक रैली से खिताब किया और दावा किया कि फसादात से मुतासर अफराद के आंसू पोंछने के लिए यूपी हुकूमत ने बहुत कुछ किया है, जिसकी मुल्क में और कोई मिसाल नहीं मिलती। मुजफ्फरनगर में 7 माह कबल फसादात फूट पड़े थे। मुलायम सिंह या समाजवादी पार्टी के किसी बड़े लीडर ने फसाद मुतासिरा इलाके का एक बार भी दौरा नहीं किया। फसादात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मुतअद्दिद बार रियासती हुकूमत की सरजनिश भी की थी, लेकिन लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर मुलायम सिंह मुजफ्फरनगर का दौरा करने पर मजबूर हो गए। एसपी रहनुमा ने मुजफ्फरनगर में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया और फसादात पर अफसोस का इजहार किया। मुलायम का कहना है कि जिन अफराद की जानें गईं उन्हें वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन फसाद मुतासिरीन के आंसू जरूर पोंछे जा सकते हैं। इस मौके पर मुलायम सिंह ने दावा किया कि यूपी हुकूमत ने फसाद मुतासिरीन को 115 करोड़ रुपए की इमदाद दी। एसपी सरबराह ने 2002 के गुजरात फसादात का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत ने फसाद मुतासिरीन को 1 रुपया भी नहीं दिया। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के दौरे हुकूमत में हुए फसादात को याद करते हुए इल्जाम लगाया कि फसाद मुतासिरीन को राहत पहुंचाने के लिए कांग्रेस की हुकूमतों ने भी कोई मदद नहीं की। इसी तो मुरादाबाद की हत्या 500 के आसपास से याद होगा आपको। मलियाना में यही हुआ, वेस्ट में यही हुआ, लेकिन कभी भी इन 30 लोगों दुखी लोगों को कोई मदद नहीं की गई। पहली बार हम लोगों ने फैसला लिया कि जिनकी मौतें हुई उनके घर को एक सरकारी नौकरी देंगे और उसके अलावा उनके मकान बनाने के लिए जहां बसने के लिए जाएंगे उनको मदद करेंगे। और मदद की, ऐसी मदद कभी हिंदुस्तान में कभी नहीं की। ये मोदी करते हैं। मोदी ने कितनी जानें ली थी, 1 रुपया किसी को नहीं दिया। अपने खिताब में मुलायम सिंह ने दावा किया कि लोकसभा इंतखाबात में तीसरे महाज को अक्सरियत हासिल होगी और समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभरेगी। उन्होंने ढके छुपे अंदाज में कहा कि वो मुल्क के अगले वजीर आजम होंगे। आगे आने वाले समय में तीसरे मोर्चे की सरकार बनी, ये ध्यान रखना, गंभीरता से लेना। और तीसरे मोर्चे में सबसे बड़ा दल है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी सरबराह ने एतराफ किया कि मुल्क में किसानों और मुसलमानों की हालत इंतहाई खस्ता है और उसे बेहतर बनाने के लिए उनकी पार्टी ने मंशूर में जो वादे किए हैं उसे पूरा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। बीएसपी सदर मायावती ने मेरठ में मुनक़िदा इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए मुसलमानों को फिरका परस्त ताकतों से होशियार रहने का मशवरा दिया। मायावती ने बीएसपी को वोट देने की अपील करते हुए बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। मुस्लिम समाज के लोग अपना थोड़ा भी वोट कांग्रेस पार्टी को दे देते हैं और इसके साथ ही थोड़ा वोट समाजवादी पार्टी को भी दे देते हैं, तो इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसका फायदा सीधा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास अपना कोई बेस वोट नहीं है। आप वोट तो दे रहे हैं कांग्रेस को, यदि देना चाहते हैं तो, लेकिन उसका बेस वोट नहीं है। यहाँ पर भारतीय समाजवादी पार्टी है, आप यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर यादवों का कितना वोट है, यहाँ पर उनका कोई बेस वोट नहीं है। तो यदि हमारे मुस्लिम भाई मेरठ जिले के थोड़ा वोट कांग्रेस को, सपा को देते हैं, तो इससे आप भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सरकार में आने से आप लोग नहीं रोक पाएंगे। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात। ETV न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत ने बीजेपी लीडर वीके मल्होत्रा को लीगल नोटिस जारी किया। मजलिस मशावरत का कहना है कि मल्होत्रा ने दिल्ली की जामिया नगर और बटला हाउस को दहशतगर्दों के महफूज पनाहगाह कहकर मुल्क के सेकुलर फजा में जहर घोलने का काम किया है। मजलिस मशावरत का कहना है कि इस किस्म के बयान से मुल्क में अमन को खतरा लाहक होगा और मुल्क की तरक्की की राह में रुकावटें खड़ी होंगी। जमात इस्लामी हिंद ने भी
अपने अलहदा करारदाद में बीजेपी लीडर वीके मल्होत्रा के बयान की मजम्मत की है। पीटीआई के जरिए जारी करदा खबर में मजलिस मुशावरत की जारी करदा एक मजम्मती बयान पर शिया और सुन्नी तंजीमों के मुख्तलिफ रहनुमाओं के दस्तखत दर्ज हैं। लखनऊ के मुमताज आलिम व दानिश्वर सैयद अली नकी उर्फ नक्कन साहब शिया सुन्नी इत्तेहाद के साथ साथ हिंदू और मुस्लिम हम आहंगी के बहुत बड़े दाई थे। मुकर्रिरीन ने इनके हयात और खिदमत पर मुनक़िदा एक सेमिनार में इन ख्यालात का इज़हार किया। इसमें बैरून मुल्क के उलमा इकराम ने भी शिरकत की। नक्कन मियाँ की 25वीं बरसी पर लखनऊ में एक बैनुल अक़वामी सेमिनार मुनक़द किया गया। इसमें हिंदुस्तान के अलावा बैरूनी उलमा इकराम ने भी शिरकत की। मुकर्रिरीन ने उनकी शख्सियत पर रोशनी डालते हुए बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शोबे दीनियात के सदर की हैसियत से उनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। सैयद अली नकी ने पूरी जिंदगी वहदत इस्लामी के लिए काम किया। उनकी किताबों और तहरीरों से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सबसे बड़ी उनकी बात ये थी कि वो इत्तेहाद के बहुत बड़े हामी, यूनिटी, शिया सुन्नी यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। और जब वो तकरीरें करते थे रसूलुल्लाह की सीरत के ऊपर और अहले बैत की सीरत के ऊपर, तो उसमें अहले सुन्नत बहुत बड़ी तादाद में शरीक होते थे और हिंदू हज़रात भी बहुत बड़ी तादाद में आते थे। तो उनके मानने वालों में जहाँ शिया थे वहाँ अहले सुन्नत बहुत बड़ी तादाद में थे और हिंदू हज़रात बहुत बड़ी तादाद में उनको मानते थे। तो उनके यहाँ एक रवैया था लोगों को जोड़े रखने का। इसीलिए हमें बहुत दिलचस्प बात है, लोगों को पता नहीं है कि उनकी बाज किताबें जो हैं उनकी तस्दीक और तौसीक जो है अल्लामा सुलेमान शाह फुलवारवी ने की है और उनकी बाज किताबें जो हैं वो फरंगी महल के जरिए बंटवाई गई हैं। तो आप समझिए कि क्या ऐसे कैसे मुमकिन है। तो मामला ये है कि वो एक तरह से एक मुतवाज़े शख्सियत के मालिक थे, एक सही आलिम और दानिश्वर थे और सबसे बड़ी बात ये कि वो इत्तेहाद इस्लामी के नक़ीब थे। मुंतज़िमीन के मुताबिक सैयदुल उलमा की शख्सियत पर दुनिया के कई मुल्कों में इल्मी और तहक़ीक़ी काम हो रहे हैं। लखनऊ में उनके पैगाम को याद दिलाने और आम करने के लिए तंजीम यादगार हुसैनी ने इस सेमिनार का एहतमाम किया। ईटीवी न्यूज लखनऊ। ऑल इंडिया मोहम्मदी वेलफेयर मिशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि रियासत उत्तर प्रदेश में औकाफ के तनाज़ात में बराह रास्त मुदाखलत करते हुए इनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। तंजीम के सदर मुसन्निफ अली रिजवी का कहना है कि यूपी में शिया और सुन्नी औकाफ बदहाली का शिकार है, उन पर बड़े पैमाने पर कब्जे हो चुके हैं। इन्होंने वक्फ अराज़ियात पर से गैर कानूनी कब्जों को बर्खास्त करवाने का मुतालबा किया। की सूरत हाल बहुत ही खराब है, जिससे वक्फ बोर्ड को कोई फायदा नहीं है और जो लोग जिनके हाथ में जो बन के चले आते हैं वो भी उतना फायदा नहीं उठा पाते हैं जितना फायदा मिलना चाहिए। और जिसने कब्जा कर लिया और बाद में वो पहुंचा ट्रस्टी के पास, उसने पैसा भरा अगली का और उन्हीं ने लिख दिया। वो चाहते हैं कि हमारी जमीन भी लोग कब्जा कर लें और आगे हमसे रसीद कटा लें। इसमें मुदाखलत होना चाहिए हुकूमत की। बेंगलुरु में आज मिल्लत डायरेक्टरी के 10वें शुमारे का इजरा अमल में। इस मौके पर मुकर्ररीन ने कहा कि मिल्लत को जोड़ने और मिली इदारों और अफराद में राब्ता कायम करने के लिए हर रियासत में मिल्लत की डायरेक्टरी का होना जरूरी है। बेंगलुरु के दारुसलाम में साल 2014-15 की मिल्लत डायरेक्टरी का इजरा अमल में आया। बेदार मिल्लत पब्लिकेशन के तहत शाया होने वाली ये 10वीं डायरेक्टरी है। इस डायरेक्टरी में बेंगलुरु समेत कर्नाटक के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद मुसलमानों के तालीमी, समाजी और फलाही इदारों के नाम और पते मौजूद हैं। बेंगलुरु की अहम सियासी और समाजी शख्सियात के नाम और टेलीफोन नंबरात, मुस्लिम IAS, KAS अफसरान, मुस्लिम सहाफियों, डॉक्टरों, वकला और समाजी कारकुनों की फहरिस्त डायरेक्टरी में फराहम की गई है। गुज़िश्ता 10 साल से शाया हो रही इस डायरेक्टरी में हर साल फोन नंबरात और पतों में इजाफा हो रहा है। बेदार मिल्लत पब्लिकेशन की तरफ से डायरेक्टरी का ये 10वां एडिशन है। इसके पूरे 10 साल मुकम्मल हुए हैं। इसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं, नए नए कॉलम्स शामिल किए गए हैं। मसलन जो है इसमें सोशल एक्टिविस्ट्स
का एक नया कॉलम शुरू किया गया है। मिल्लत डायरेक्टरी के इजरा के मौके पर रियासत के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के जिम्मेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीरीन ने कहा कि बेंगलुरु से शाया होने वाली मिल्लत डायरेक्टरी मुसलमानों में राब्ते का काम कर रही है। इस डायरेक्टरी से मिल्लत की तालीमी, समाजी और माशी सूरत-ए-हाल का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। आज हम लोगों को ये पता नहीं है कि हमारे दरमियान कितने डॉक्टर्स हैं, कितने इंजीनियर्स हैं, कितने इदारे हैं जिनके जरूरत बहुत है। इस डायरेक्टरी के थ्रू हम लोगों को ये पता चल जाता है। चल रही हैं, इसके नतीजे में एक अच्छी डायरेक्टरी बनी है और इससे मालूमात जो है एक दूसरे को मिलेंगे, लोगों को जोड़ने का मौका मिलेगा, मालूमात को पहुंचाने का मौका मिलेगा और अच्छी चीजों को फैलाने के लिए ये एक जरिया बन सकता है। आज मादियत की तरक्की के साथ साथ जरूरत रूहानियत की तरक्की भी है, इसलिए कि मादियत तो बना है, रूहानियत को बना, तो रूहानियत पर हमारी मेहनतें होनी चाहिए। उसके लिए मदारिस दीनिया की भी अहमियत हो और साथ साथ दुनियावी जरूरियात को पूरा करने के लिए हम असली तालीम की तरफ दें। तकरीब में मुकर्रीरीन ने बेदार मिल्लत पब्लिकेशन को मशवरा दिया कि वो न सिर्फ कर्नाटक बल्कि कौमी सतह पर मुसलमानों की डायरेक्टरी शाये करने का बीड़ा उठाए। ईटीवी न्यूज बेंगलुरु। मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में पाकिस्तानी मसनूआत की 5 रोजा तिजारती नुमाइश जारी। इस नुमाइश को फेस्टिवल ऑफ फ्रेंडशिप का नाम दिया गया है। हिंदो-पाक तिजारत को फरोग देने के लिए मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 5 रोजा पाकिस्तानी तिजारती मेला जारी है। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन के इश्तराक से जारी मेले में 70 ताजिर और तिजारती कंपनियों ने शिरकत की है। मेले में पाकिस्तानी ताजिरों को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हिंदुस्तान इसके लिए आए हैं कि हमारा प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए और अवेयरनेस पैदा करने के लिए लोगों को मालूम हो कि ये ब्रांड है और लॉन का टॉप ब्रांड है कराची का और पाकिस्तान का। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन के लिए आए हैं। इस दफा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया कुछ बेच सकते हैं, तो थोड़ा सेल भी रखा हुआ है। बहुत ही सुंदर सामान है। खादी का स्टोर बेस्ट है। कॉटन इज अनबिलीवेबल एंड प्राइसेस आल्सो अनबिलीवेबल। We would want them to put a store here and exhibit more stuff like this, so it becomes more convenient for us. 2 माह कबल मुंबई में ही शिवसेना ने पाकिस्तानी बैंड के प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसकर एहतजाज किया था। इसके पेश नजर मुंबई पुलिस ने पाकिस्तानी ट्रेड फेयर के लिए सख्त इंतजामात किए हैं कि अगर ये सरहद ही मिटा दी जाए और इंडिया पाकिस्तान यूनिट होके अगर वो वर्ल्ड में अगर ट्रेड करे तो पूरी दुनिया को हरा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मैं अक्सर लोगों को समझाता हूँ कि 1 अरब की आबादी आप लोगों की 20 करोड़ की आबादी हमारी, 1 अरब की आबादी चाइना की और 20 करोड़ की आबादी बांग्लादेश की। ये आधी दुनिया है, मिलके ये 4 मुल्क आधी दुनिया है और दोनों सारे आपस में मिलते हैं। तो इट्स टाइम, ये बहुत हो गया जो कुछ पीछे हुआ। अब टाइम है हमें आगे बढ़ने का, सोचने का कि फ्यूचर इज नॉट कि हम अलग-अलग रह सकें। फ्यूचर इज दैट कि हमें कुछ ट्रेड के लिए अपने बॉर्डर्स ओपन करने। पाकिस्तानी मसनूआत के मेले का अहम मकसद हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी ताजिरों और खरीदारों के दरमियान राब्तों को बेहतर बनाना है। ये मेला 7 अप्रैल तक जारी रहेगा। ईटीवी न्यूज मुंबई। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी शायरा फहमीदा रियाज ने दिल्ली दौरे के मौके पर हिंद पाक ताल्लुकात पर अपने ख्यालात का इजहार किया। फहमीदा रियाज ने कहा कि सियासी लीडर दोनों ममालिक के दरमियान दूरियां पैदा करते हैं, जबकि शेर व शायरी और तिजारती सरगर्मियों से दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद दूरियां मिटती हैं। या जो भी कल्चर की चीजें होती हैं तो वो तो दूरियां को खत्म करती हैं ना, और सियासतदानों का तो काम ही ये है और राजनीति का कि वो अपनी राजनीति किसी चीज पर किसी उसकी जो आधार वो रखते हैं, आधारशिला उसकी, वो कुछ डिवाइड करने जैसी होनी पड़ती है, वरना उनकी दुकान नहीं चमकेगी। हाँ, सच्ची बात तो ये है, दोनों ही तरफ ऐसे ही मामला दिखाई देता है।
یہ کلچرل ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہی سب سے اچھی طرح ہو سکتا ہے، اور بالکل ٹریڈ کے ذریعے بھی ہوتا ہے. وہ بے شمار لوگ ہیں وہاں تو یہاں چھوٹی چھوٹی چیزیں پسند کرتے ہیں. کوئی جو ہے وہ چاندنی چوک کی جو بندے بن رہے ہیں وہ لینا چاہتا ہے، کوئی راجستھان کی چوڑیاں خریدنا چاہتا ہے، راجستھانی سوٹ پر مرے مٹے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر وہ سب اپنی جہیز کی ساڑیاں خریدنے کے لیے انڈیا آنا چاہتی ہیں عورتیں. لکھنؤ کے نوجوان ادیب و محقق ڈاکٹر اسرار الحق قریشی کی نئی تصنیف اردو شعر و ادب کے ارتقاء میں لکھنؤ کے ہندو شعراء کا حصہ ان دونوں موضوع بحث بنی ہوئی ہے. اسرار الحق نے اس کتاب میں نہ صرف غیر مسلم شعراء کی اردو نوازی کا ذکر کیا بلکہ ادبی تاریخ پر بھی اپنے انداز میں روشنی ڈالی ہے. پیش ہے لکھنؤ سے ایک رپورٹ. ڈاکٹر اسرار الحق قریشی لکھنؤ کے معروف استاد شاعر ساحل قریشی کے بیٹے ہیں. یعنی کہا جا سکتا ہے کہ ادب انہیں وراثت میں ملا ہے، جسے انہوں نے اپنے ذاتی کوششوں سے پروان چڑھا کر اپنی ایک منفرد شناخت قائم کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ لکھنؤ اور اردو ادب کے تعلق سے کام کرنے والے محققین نے کام تو بہت کیا، لیکن بیشتر لوگوں نے اس انداز سے غیر مسلم شعراء کی خدمات کا اعتراف نہیں کیا جیسا کہ ہونا چاہیے تھا. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید ہندو شعراء اور ادبا کو فراموش کیا جا رہا ہے، ان پر کام نہیں ہو رہا ہے. بس یہیں سے میرے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ نہیں، میں خاص طور سے لکھنؤ کے ہندو شعراء اور ادبا کو میں لوں گا، ان کی جو بھی ادبی خدمات ہیں، شعری خدمات ہیں، میں اس پر جو ہے ٹھوس کام کر کے دکھاؤں گا. تو میں نے یہ مقالہ ہمارا جو ہے منظر عام پر آیا اور ابھی اس کی حال ہی میں رسم اجرا ہوئی. ڈاکٹر اسرار الحق قریشی کی اس اہم تخلیق سے پہلے بھی 3 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، لیکن اس تحقیق میں انہوں نے جس انداز سے لکھنؤ کے ادبی اور بالخصوص شعری منظرنامے کی وضاحت کی ہے، اس سے یہ کتاب اہل نظر کی منظور نظر ہو گئی ہے. لکھنؤ کی شاعری کی داغ بیل ڈالنے والا ایک ہندو شاعر تھا اور اس کا نام تھا راج سرسبز دیوانہ لکھنوی. اس کے 2 مسلم شاگرد ہوئے، حیدر علی حیراں اور جعفر علی حسرت. انہوں نے جو ہے آگے چل کر آدمی سب کا نام ادب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو بڑے بڑے شعراء ہوئے ہندو، دوسرے انہوں نے مرثیے بھی کہے اور نعتیں بھی کہیں، غزل میں تبادمائی کی. اس کے علاوہ اس نے ایسے شعراء میں نے دیکھے کہ جنہوں نے 100 کتابیں تک کی لکھی ہیں، اور اس میں تو کئی شاعر ایسے ہیں جن پر باقاعدہ تحقیقی کام اب تک نہیں ہوا ہے. اس کتاب کا ایک اہم اور روشن پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں نئی نسل کے محققین کے لیے خاصا مواد موجود ہے. ساتھ ہی اس کتاب کو اہل علم و دانش کے حلقے میں بھی خاصی مقبولیت حاصل ہو رہی ہے، اور یہ لکھنؤ جیسے اردو مرکز کے لیے روشن اشاریہ ہے. ETV نیوز لکھنؤ. خاص باتوں فی الحال اتنا ہی. آداب.